नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल चिरंगी क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में पूर्वी बघेलखंड के पठार के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथियों, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के पठार के बारे में पढ़ा था। यदि आप इसके पिछले वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक है पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड के पठार का हम सबसे पहले देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में लोकेशन की। इसकी लोकेशन हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये रहा हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में आप देख पा रहे हो इसका उत्तरी भाग का ये जो संभाग आता है आपका सरगुजा संभाग का जो बलरामपुर और सरगुजा जिला है, इसको कुछ पार्ट प्रदेशों को छोड़कर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा एरिया आपका कवर होता है, यह आपका पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। अब समझ लेते हैं कि इसका पूर्वी बघेलखंड नाम क्यों पड़ा है। ठीक है, तो यहीं पर पाया जाता है एक अन्य राज्य एमपी में यहीं पर पाया जाता है बघेलखंड का पठार। तो हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो विस्तार हुआ है इसी बघेलखंड का पूर्वी भाग का विस्तार है, इसलिए इसका नाम जो रखा गया है वह पूर्वी बघेलखंड का पठार रखा गया है। ठीक है, दूसरा जो की पॉइंट्स यहाँ से याद रखना है कि पूर्वी बघेलखंड का पठार हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिलों में हुआ है। इसका विस्तार आपको मुख्यतः हमारे छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में देखने को मिला है। सबसे पहला मनेन्द्रगढ़ जिला, दूसरा जिला कोरिया जिला, तीसरा जिला सूरजपुर, चौथा सरगुजा जिला एंड 5वें नंबर का बलरामपुर जिला। यहाँ से 2 की पॉइंट और याद रखिएगा कि ये जो बलरामपुर जिला है और सरगुजा जिला, इन दोनों में पाठ प्रदेश पाए जाते हैं। इन पाठ प्रदेशों को छोड़कर पूर्वी बघेलखंड में इसका विस्तार हुआ है। ठीक है, ये तो रहे इसके विस्तार के संदर्भ में। दूसरे संदर्भ में देख लेते हैं कि पूर्वी बघेलखंड का विस्तार का क्षेत्रफल कितना है। तो इसके क्षेत्रफल की बात करें तो आपको क्षेत्रफल 21,863 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर अगला जो की पॉइंट्स यहाँ से जो बनता है वह ये बनता है कि पूर्वी बघेलखंड का क्षेत्रफल का जो विस्तार है वो प्रतिशत में कितना हुआ है। तो इसका प्रतिशत में देखा जाए तो 16.16% इसका विस्तार हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में। फिर अगला जो की पॉइंट्स यहाँ से याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के पूर्वी बघेलखंड के पठार में कौन से शैल समूह का विस्तार हुआ है। तो यहाँ से मुख्यतः आपको गोंडवाना शैल समूह देखने को मिलेगा। कौन सा शैल समूह? गोंडवाना शैल समूह। और हम जानते हैं गोंडवाना शैल समूह में कौन से खनिज का भंडारण रहता है। तो यहाँ पर मुख्यतः आपको कोयले का भंडारण देखने को मिलेगा। तो यहाँ की प्रमुख खनिज कौन सी हो जाएगी? आपकी कोयला। अब अगले कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं कि पूर्वी बघेलखंड के पठार से अन्य क्या क्या बिंदुएं याद कर सकते हैं। तो अगला जो की पॉइंट्स याद रख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मिट्टियाँ किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर जो मिट्टियाँ पाई जाती है आपको लाल पीली मिट्टी मिलेगी, और जो दूसरी प्रकार की मिट्टी मिलेगी वह मिलेगी आपको काली मिट्टी। ठीक है, हम जानते हैं कि लाल पीली मिट्टी में किसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर मुख्यतः धान का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है, और काली मिट्टी में हम जानते हैं कपास की उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हो जाएंगी? आपकी चना और कपास। और इसके अलावा भी अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी फसल, तो चना आप बता सकते हो। अगला जो की पॉइंट्स यहाँ से और याद रख सकते हैं कि इस यहाँ का अपवाह तंत्र क्या है। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड के अपवाह तंत्र का नाम बताइए। तो यहाँ का जो अपवाह तंत्र है वह सोनगंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। फिर एक पॉइंट और यहाँ से बनता है कि यहाँ की जो नदियाँ हैं है ना, वो अपनी ढाल मतलब उनका ढाल किस ओर है कि पानी और किस ओर ले जाती हैं। तो यहाँ का जो ढाल है यह उत्तर की ओर आपको देखने को मिलेगा, यानी हमारा ये जो छत्तीसगढ़ इस ओर पानी अपना ले जाती हुई दिखेंगी। ठीक है, तो साथ ही ये रहा छत्तीसगढ़ के पूर्वी बघेलखंड के पठार के कुछ की पॉइंट्स जो आप याद कर सकते हो, है ना। अब छत्तीसगढ़ के पूर्वी बघेलखंड के पठार को देख लेते हैं कि इसके कुछ उपविभागों में बांटा गया है ताकि इसका अध्ययन जो है बहुत अच्छी तरीके से किया जा सके, है ना। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार को मुख्यतः 5 उपविभाग में बांटा गया है। पहला उपविभाग का नाम बात करें तो वह कन्हार बेसिन है ना, जो कन्हार नदी के कारण हुआ है। दूसरा आता है रिहंद बेसिन जो देखा जाए तो मुख्यतः आपको रिहंद नदी के कारण निर्माण हुआ है। अगला है
तीसरा नंबर का चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ी, सॉरी गलत दिखाया गया, चांद बुखार देवगढ़ की पहाड़ी, आप मिस्टेक हो गया है, आप उसे सुधार ले, चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ी। एंड साथियों अब हम एक बार प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं इनकी लोकेशन क्या है ना। जैसे हमारा कन्हार बेसिन हो गया, रिहंद बेसिन, चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ियाँ, सरगुजा बेसिन और हसदो रामपुरा बेसिन। इनकी एक बार प्रॉपर तरीके से मैप में लोकेशन देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इनका विस्तार हुआ है। सबसे पहले देखते हैं कन्हार बेसिन के बारे में। तो कन्हार बेसिन आपको मुख्यतः हमारे सरगुजा जिला में देखने को मिलेगा। सरगुजा जिला में कौन सा आपका देखने को मिलेगा, कन्हार बेसिन के बारे में, ठीक है। और सरगुजा जिला के कौन से तहसील में बात किया जाए तो यह आपको रामानुजगंज तहसील में देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर देख लेते हैं रिहंद बेसिन के बारे में कि यह हमारे पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में कौन से जिले में स्थित है। तो इसका जो विस्तार हुआ है आपको बलरामपुर जिले में देखने को मिलेगा। बलरामपुर के इस क्षेत्र में आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा, रिहंद बेसिन का विस्तार देखने को मिल जाएगा। उसमें भी कौन से तहसील में, तो उस तहसील का नाम क्या हो जाएगा, वाड्रफनगर तहसील में आपको देखने को मुख्यतः मिलेगा। थर्डली देख लेते हैं चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ी के बारे में कि इस पहाड़ी का विस्तार आपको कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेगा। तो इसका मुख्यतः आपको 5 जिलों में देखने को मिलेगा। ये आपका यहाँ मनेंद्रगढ़, उसके बाद ये कोरिया के बाद आपको सूरजपुर के बाद आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा हमारे सरगुजा के बाद आप किसमें, बलरामपुर में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है वो कौन सा हो जाएगा आपका, चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ी के विस्तार देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो अगला की पॉइंट्स याद रखना है कि चांद बखार देवगढ़ की जो पहाड़ी है वो कौन से पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो यह आपको कैमूर पर्वत का हिस्सा है। यहाँ से और अगला पॉइंट से याद रखना है कि जो चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ी है वह कौन से पर्वत के साथ जुड़ी हुई है, तो यह आपको विंध्याचल पर्वत के साथ जुड़ी हुई देखने को मिल जाएगी। और यहाँ से अगला जो की पॉइंट्स याद रख सकते हैं कि जो चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ी है ना, यह इसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी कोई ऊंची चोटी या पीक भी तो होगी, तो वह आपको देवगढ़ देखने को मिल जाएगी। देवगढ़ की जो है पहाड़ी है वही आपको कौन सी हो जाएगी, ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 1033 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलेगी, ठीक है। अब नेक्स्टली देख लेते हैं सरगुजा बेसिन के बारे में कि सरगुजा बेसिन का कहाँ से विस्तार हुआ है। तो सरगुजा बेसिन आपको मुख्यतः आपके सरगुजा और सूरजपुर, यानी ये सरगुजा का निचला भाग, यहाँ पर आपको ये सरगुजा और मुख्यतः आपको सूरजपुर, ये 2 जिलों में आपको सरगुजा बेसिन का विस्तार देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और सरगुजा बेसिन में ही याद रखिएगा कि रामगढ़ की पहाड़ियाँ पाई जाती है, ठीक है। रामगढ़ की पहाड़ी जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, रामगढ़ की पहाड़ी जो किसका हिस्सा है, सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। फिर नेक्स्टली देख लेते हैं हसदेव रामपुरा बेसिन के बारे में कि हसदेव रामपुरा बेसिन का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ। तो हसदेव रामपुरा बेसिन का आपको मुख्यतः 3 जिलों में देखने को मिलेगा। पहला आपका ये दक्षिणी मनेंद्रगढ़, ठीक है। दक्षिणी मनेंद्र के बाद की गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला है उसका पेंड्रा तहसील, और कोरबा के कटघोरा तहसील, यहाँ पर जो आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा, हसदेव रामपुरा बेसिन, ठीक है। तो साथ ही आपसे देखिए मैं इस मैप के थ्रू ही एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको सीधी तरीके से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ठीक है। कि जैसे ये पूछ लिया जाए कि कन्हार बेसिन का विस्तार कहाँ पर हुआ है, कौन से जिला में, तो इस तरीके से अब क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है ना। क्वेश्चन का जो लेवल है वो अब बढ़ता जा रहा है। तो आपसे देखिए क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि कन्हार बेसिन बताइए कि कौन से, सॉरी मैं सबसे पहले बताता हूँ रिहंद बेसिन के बारे में कि रिहंद बेसिन का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है। तो आप देख पा रहे हो कि रिहंद जो बेसिन है ये वाली है ना। तो यह छत्तीसगढ़ के कौन से भाग में, तो यह कह सकता है कि आप के जो चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ी इसके उत्तर में स्थित है या पश्चिम में, या कौन कौन से पहाड़ियों के बीच में स्थित है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे सरगुजा बेसिन आपका ये हो गया हमारे सरगुजा जिले में, ये वाला सरगुजा बेसिन हो गया। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है सरगुजा बेसिन किन किन पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो आप देख पा रहे हो ऊपर की जो पहाड़ी है कौन सी है, देवगढ़ की पहाड़ी, और निचला का जो ये कौन सा, ये छुरी उदयपुर की पहाड़ी, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पाया जाता है मैनपाट। तो इन सारे से घिरा हुआ है कौन सा, हमारा सरगुजा बेसिन। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो साथ ही एक बार हमने तो इसे मैप में देख लिया, अब एक एक करके इन्हें हम प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं कि इनका
इनसे क्या क्या की पॉइंट्स बनते हैं जो आप याद कर सकते हैं और आपके एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कन्हार बेसिन के बारे में कि कन्हार बेसिन से ऐसे की कौन कौन से की पॉइंट बनते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कन्हार बेसिन का लोकेशन मैं पुनः दिखाना चाहूँगा। तो कन्हार बेसिन आपको मुख्यतः सरगुजा जिले में देखने को मिलेगा, सरगुजा जिले के यहाँ पर। ठीक है, और उसमें भी कौन से तहसील में, तो आपको रामानुजगंज तहसील में देखने को मिलेगा, जिसकी ऊंचाई औसत ऊंचाई की बात करें तो आपको 300 से 450 मीटर तक इसकी ऊंचाई देखने को मिल जाएगी। इतना ही याद रखना है कि सरगुजा जिले कौन से ज़िले में पाया जाता है, तो यह आपको कन्हार बेसिन सरगुजा जिले में पाया जाता है। कौन से तहसील में, तो रामानुजगंज तहसील में। ऊंचाई की बात करें तो 300 से 450 मीटर तक इसकी ऊंचाई देखने को मिल जाएगी। अगला है रिहंद बेसिन के बारे में। रिहंद बेसिन आपको मुख्यतः बलरामपुर जिला में देखने को मिलेगा। उसमें बलरामपुर जिला के कौन से तहसील में, तो यह आपको वाडफ नगर तहसील में रिहंद बेसिन का विस्तार देखने को मिल जाएगा। इस यहाँ से एक पॉइंट और याद कर सकते हैं कि जो रिहंद बेसिन है उसका जो विस्तार निर्माण हुआ वो कौन सी नदी के कारण, तो यहाँ पर एक नदी बहती है रिहंद नदी। इसी रिहंद नदी के कारण रिहंद बेसिन का निर्माण हुआ है। एक बात और याद रखिएगा कि ये जो रिहंद बेसिन है, इस रिहंद बेसिन को सिंगरौली बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या होगा, सिंगरौली बेसिन। अगला देख लेते हैं चांद भकार देवगढ़ की पहाड़ी। मैंने बताया चांद भकार देवगढ़ की पहाड़ी हमारे छत्तीसगढ़ के कितने ज़िलों में पाई जाती है, 5 ज़िलों में। कौन कौन से ज़िले, आपका मनेंद्रगढ़ जिला, कोरिया जिला, सूरजपुर जिला और सरगुजा जिला और आपका बलरामपुर जिला। यहाँ से लेकर यहाँ तक चांद भकार देवगढ़ की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। चांद भकार देवगढ़ की पहाड़ियों की बात किया जाए तो यह कौन से पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो यह हमारे भारत के कैमूर पर्वत का हिस्सा हैं और जो किससे जुड़ी हुई हैं, विंध्याचल पर्वत से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, फिर अगला जो की पॉइंट्स यहाँ से और क्या बन सकता है कि यह इसकी जो है सर्वोच्च चोटी कौन कौन सी है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, देवगढ़। जिसकी ऊंचाई की बात कर लें तो 1000 आपको 33 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलेगा। और एक जो लास्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है एक हसदेव नदी, है ना। कौन सी नदी, हसदेव नदी। हसदेव नदी का भी उद्गम इसी चांद भकार देवगढ़ की पहाड़ी से ही हुआ है। नेक्स्टली देख लेते हैं हम सरगुजा बेसिन के बारे में, है ना। तो सरगुजा बेसिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरगुजा बेसिन आपको मुख्यतः 2 जिलों में विस्तार देखने को मिल जाएगा। पहला सरगुजा में, दूसरा सूरजपुर में। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा, सरगुजा बेसिन के विस्तार। ठीक है, देख लेते हैं सरगुजा बेसिन का वैसा सरगुजा के कौन कौन से जिलों में देखने को मिल रहा है। इसका मिलेगा आपको लखनपुर, उदयपुर, है ना। उसके बाद सीतापुर और सूरजपुर के प्रतापपुर में भी इसका विस्तार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और हमारे एक अंबिकापुर जो बोलते हैं ना, यहाँ पर आपको इतने का विस्तार देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ से जो सीधे तरीके से क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि सरगुजा बेसिन का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है। सरगुजा बेसिन के बारे में बात करें तो सरगुजा में पाया जाता है मैन पाट। यहाँ पर इस साइड क्या जाता है, मैन पाट। और यहाँ पर पाई जाती है देवगढ़ की पहाड़ियाँ और इसके नीचे पाई जाती है कोरबा में छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ। तो इन तीनों से देखो घिरी हुई है। तो क्वेश्चन आपसे यही बनता है कि सरगुजा बेसिन कौन कौन से पहाड़ियों से घिरा हुआ है या कौन कौन से पहाड़ियों के बीच में पाया जाता है। तो कौन कौन से पहाड़ियाँ होंगी, पहला चांद भकार देवगढ़ की पहाड़ी, दूसरा मैन पाट, तीसरा कौन सा हो जाएगा, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, इसके बीच में घिरा हुआ है। यहीं से जो अगला की पॉइंट्स याद रखेंगे कि सरगुजा बेसिन में ही रामगढ़ की पहाड़ियाँ पाई जाती है। ठीक है, और ये रामगढ़ की पहाड़ियाँ कौन से पर्वत श्रृंखला का भाग हैं, तो यह आपको हमारे भारत के सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ही देख लेते हैं जो लास्ट बचा हुआ है हसदेव रामपुरा बेसिन। हसदेव रामपुरा बेसिन की सबसे पहले लोकेशन दिखेंगी कि हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो इसका विस्तार आपको मुख्यतः मनेंद्रगढ़ जिला, है ना, उसके बाद गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही की पेंड्रा तहसील में और कोरबा जिला के कटघोरा, है ना। क्या कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार बताइए, यहाँ पर तो कौन कौन से 3 जिले कौन कौन से, पहले मनेंद्रगढ़ जिला, मनेंद्र जिला के कौन से तहसील में, तो
तो यह आपको मनेंद्रगढ़ तहसील में। फिर दूसरा मैंने कौन सा बताया आपको, गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला पेंड्रा मरवाही के कौन से तहसील में, तो पेंड्रा तहसील में, है ना। उसके बाद थर्डली जिला कौन से बताया मैंने, कोरबा जिला। वो भी कोरबा जिले के कौन से तहसील में, तो कोरबा जिले के कटघोरा तहसील में आपको हसदेव रामपुरा बेसिन का विस्तार देखने को मिलेगा। आखिर एक लास्टली पॉइंट यहाँ से याद रख सकते हैं कि इसे हसदेव रामपुरा बेसिन का नाम क्यों दिया गया है। तो यहाँ कोरिया जिले से एक नदी निकलती है, हसदेव नदी, और इसी हसदेव नदी के कारण इस बेसिन का निर्माण हुआ है। तो इस कारण इसे हसदेव रामपुरा बेसिन के नाम से जाना जाता है। साथियों, ये रहा आज का सेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अगले वाले वीडियो में हम जसपुर सामरी पाट प्रदेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।